तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से इसको आप लोग इसको पहले ट्राई कीजिए। और आज का मेरा सेट खत्म होने के बाद मेरा मैथ का सेट नंबर 7 भी आज आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, आप लोग मेरा प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पास आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे मैथ रीजनिंग के। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो चलिए पहले आप लोग इसको जल्दी से ट्राई कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन आपको क्या बोला है, यदि 10a का वैल्यू आपको √5 - 2 दे दिया तो आपसे पूछा है 10a - cot a का मान क्या होगा। तो आपसे वैल्यू पूछा है। तो देखिए 10a का वैल्यू आपको क्या बोल दिया है, √5 - 2। तो ये आपका 10a का जगह में तो आ जाएगा डायरेक्ट आपका √5 - 2। अब यहाँ पास आपका cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को पता होगा 10a = क्या होता है 1/cot a। तो मतलब आपका जो भी 10 का वैल्यू होगा वो आपका 1/में आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या होगा आपका 1/√5 - 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इजिली। तो यहाँ पास आपका एलसीएम ले लेंगे √5 - 2 और इसको डायरेक्ट यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर -1 और ये आपका बाई में √5 - 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से डायरेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ये आपका 5, माफ कीजिएगा, ये आपका 5 हो गया, ये आपका +4 या -2 to 4 और 4√5, ये आपका -1 और ये आपका √5 - 2। अब यहाँ देखिए 5 4 9 और 9 से 1 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ देखिएगा 8 - 4√5 और बटा में क्या आपका √5 - 2। अब यहाँ देखिए 4 मैं कॉमन ले रहा हूँ और साथ में मैं माइनस को भी कॉमन ले रहा हूँ ताकि मेरा नीचे से कटेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास आपका प्लस माइनस थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पास मैं जब -4 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा -2, ये आपका प्लस √5 और नीचे में जैसा था √5 - 2। अब देख सकते हैं नीचे और ऊपर दोनों मेरा मिल गया। तो बस ये कट गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया आपका -4, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पास क्या बोला आपका, चारों अंकों का आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W, X, Y और Z है। सबसे छोटा 3 अंकों का औसत 25.5 है और जबकि सबसे बड़ा 3 अंकों का औसत 29.5 है। आंकड़ों का पारस ज्ञात कीजिए। तो आपसे रेंज पूछा है सिंपल सा। देखिए 4 नंबर दिया जो कि आपका उनका क्रम भी बता दिया गया आपको किस तरीका से है। तो ये आपका W है, X है, Y है, Z है, ये आपका नंबर का क्रम है। अब आपको क्या बोल दिया है कि सबसे छोटे 3 अंकों का औसत, मतलब ये सबसे छोटा कौन होगा आपको पता होगा। यहाँ से सबसे छोटा 3 का औसत आपको क्या दे दिया है, तो 25.5। अगर मैं बात करूं इसका योग कितना हो जाएगा, अगर मैं इसी का योग का बात करूं सबसे 3 नंबर छोटे नंबर का, तो यहाँ आपका गुना 3 से कर देंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 1 16 और 3 2 6 1 7, यानी आपका आ गया 76.5। क्लियर है? अब आगे क्या बोला था आपसे, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5, यानी सबसे 3 बड़े औसत की, मतलब आपका 3 सबसे बड़ा, यानी आपका पीछे से 3 ले लेंगे अब आपका। तो यहाँ से अब आपका क्या बोल दिया औसत, तो ये है आपका 29.5। क्लियर है? तो यहाँ पास मेरा योग कितना हो जाएगा, तो गुना 3, 5 3 15, 9 3 27, 1 28 और 2 3 2 6 2 8, यानी आ गया मेरा 88.5। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा, आंकड़ों का पारस ज्ञात कीजिए, यानी आपको पूछा रेंज बताइए। तो आपको पता होगा, इससे पहले भी मैंने आपको कराया था। यहाँ पास क्या होता है, हम लोग रेंज किसी का भी कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ा संख्या सबसे छोटा संख्या का अंतर निकाल देते हैं, वही मेरा यहाँ पास आपका परिसर हो जाता है या फिर पारस बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पास क्या हो गया, अब देखिए ये 3 छोटे संख्या का मेरा कितना है योग, तो 76.5 और यहाँ 3 बड़े संख्या का योग कितना है, तो 88.5। तो दोनों को घटा दीजिए तो मेरा ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो Z - W ही आ जाएगा। XY तो आपका घट जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 5 5 से 0 हो जाएगा, 8 से 6 जाएगा 2 और 7 से आपका 8 से 7 जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 12, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए। आपका DI से पूछा गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कीजिए। आप लोग इसका आंसर बताइए मुझे। यहाँ पास क्या बोला आपका, निम्नलिखित पाई चार्ट वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान खिलौना बनाने वाली एक कंपनी XYZ के बिक्री के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। तो देखिए क्या बोला आपको डाटा में कि 2017 से 18 के वर्ष में आपको खिलौना बनाने वाली कोई कंपनी है जो कि XYZ है, उसका खिलौना बिक्री हो रहा है, जो उसके बारे में आपको जानकारी दिया गया। जैसे कि बात करें तो 45% आपका म्यूजिकल टॉय बिक्री हुए हैं, एक्टिविटी टॉय आपका 5% बिक्री हुए हैं, सॉफ्ट टॉय, टोडलर टॉय और लिविंग ब्लॉक 15%। तो इस तरीका से आपको जानकारी दिया गया सिंपल सा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, सभी खिलौनों की बिक्री से उत्पन्न कुल आय 38,72,000 थी, तो लिविंग ब्लॉक से कितनी आय उत्पन्न हुई थी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो मेरा टोटल खिलौना जो बिक्री हुआ है उससे कुल आय कितना मिला है, तो बोला है कि आपको 38,72,000 की पूरी बिक्री हुई है, जिसमें से आपसे क्या पूछा है कि लीनिंग ब्लॉक से कितने आय आपको मिले हैं।
तो यहाँ पास आप देख लीजिए लीनिंग ब्लॉक का आपका कितना प्रतिशत था, तो लीनिंग ब्लॉक का था आपका 15% आपका मतलब खिलौने बिक्री हो रहे थे। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, इसका 15% सिंपल सा निकाल लेना है। तो देखिए अब यहाँ से निकाल लीजिए 15%, तो 2 0 कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट 15 से गुना कर लीजिए, 1 0 आपका कैरी रहेगा, तो 0 लगा दीजिए। यहाँ पास 15 2 30, 3 कैरी, 15 7 105, अब 3 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 हो गया, 15 कैरी 15 8 है, यहाँ पास आपका 120 और 10 130 हो गया, 0 13 कैरी, 15 3 45 और 13 58। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 5,80,800, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल हम लोग जल्दी से। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी चलिए इसको आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पास क्या बोला, देखिए एक बैरल में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर एसिड भरा हुआ है, इससे 25 मिलीलीटर का धारिता वाले कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, कोई एक बैरल है बड़ा सा जिसमें आपका कितना है 4 लीटर 500 ml। ठीक है, 4 लीटर 500 ml आपका एसिड भरा हुआ है। आपसे बस सिंपल सा क्या पूछा है कि ये 25 ml वाला कंटेनर हम इस बैरल से कितना बना सकेंगे, मतलब कितना आपका ml मतलब आपका भर सकेंगे कितना कंटेनर। सिंपल सा यही क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता है 4 लीटर 500 ml बोली गई है, तो यहाँ पास आपका 1 लीटर में कितना होता है आपका ml, तो 1000 ml होते हैं। तो यहाँ पास मेरा 4 लीटर 500 ml कितने हो गए, तो 4000 प्लस 500 यानी मेरा हो गया 4500 ml। अब आपको बोला था मतलब 25 ml वाला धारिता वाला एक कंटेनर आपसे पूछा कितना आपका होगा, तो बस 25 से भाग दे दीजिए, मेरा उतना ही होगा। तो 25 से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4 8, यहाँ से देखेंगे आप एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, 20 और 8 और 1 0, यानी आपका कितने आपका कंटेनर तैयार होंगे 25 ml वाले, तो ये 180 तैयार होंगे, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रेन से। यहाँ पास क्या बोला है आपका, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लेगी। तो सिंपल सा आपसे क्या पूछा है, टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ट्रेन का ही खुद का लंबाई होता है। तो यहाँ पर ट्रेन का लंबाई कितना है, तो 200 मीटर है, तो 200 अब बटा स्पीड। अब स्पीड क्या है आपका 60 है, तो यहाँ पास आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पास आपका मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 60 गुना 5/18 होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 18 को ऊपर डायरेक्ट भेज दे रहा हूँ, तो ये आपका 18 यहाँ आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 का पारा में 3, 6 का पारा में ये आपका 10 बार में कट गया। अब देखिए 50 आ गया, 50 को 200 से 4 बार में काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 12 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी से चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। यहाँ पास आपको बोला है सिंपल सा क्वेश्चन, 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी, मतलब बड़े टुकड़े कितने होंगे, बड़े मतलब जो आपके बड़े टुकड़े होंगे उसकी लंबाई आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से आपको तार का लंबाई कितना बोला है, तो 24.6 मीटर लंबे तार है, इसको 12:29 में तोड़ना है, मतलब विभाजित करना है। तो आपसे पूछ रहा बड़ा वाला तार का लंबाई कितना होगा, तो देखिए 12:29 में आपको विभाजित करना है। तो बड़ा वाला पूछा है, यानी आपको 29 रेशियो वाला वैल्यू पूछा है, तो बस गुना 29 अब बटा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के, क्योंकि मेरे दोनों को मिला के ही हो रहा है 24.6 मीटर, तो यहाँ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31 10 41। अब सॉल्व कर लीजिए सिंपल सा, यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना। देखिए पॉइंट को आप इसको थोड़ा देर के लिए, अगर पॉइंट को आपको थोड़ा सा टेंशन लग रहा है तो आपको यहाँ से नीचे से एक 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए अब यहाँ से, तो 6 का बार में आप ये इसको काट देंगे 6 का टाइम्स में, मतलब ये 6 बार में कट गया। फिर यहाँ से आप इसको कर लीजिए 29 6 कितना हो जाएगा, 9 6 54 और 5 और 6 2 12 5 17, तो क्या आ गया 174/10। तो फिर से आपका पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया आपका 17.4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सलीकरण से, तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी। और ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कराया था, एकदम सेम टू सेम, तो जल्दी इसका जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ देखेंगे सिंपल सा बार है, ठीक है, पहले बोर्ड मार्क्स को ध्यान देकर सॉल्व कीजिएगा। बार है 7 21 हो गया, 21 को 105 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 23 से 5 जाएगा तो 18 हो गया। फिर यहाँ देखिए 90 में आपको 18 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 हो जाएगा। फिर 22 से 5 में मतलब माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। और फिर लास्ट में 119 को 17 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैलकुलेशन जितना हो सके आप लोग मन में ही सॉल्व कीजिए, माइंड में सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी आप लोगों का चलेगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे पेन से सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा, ठीक है, तो जल्दी उसी के लिए प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका।
तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए चलिए आप लोग अब इसका जवाब दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट पूछा है आपसे। क्या पूछा आपको? 5476 का वर्गमूल क्या है, यानी आपको स्क्वायर रूट पूछा है। तो जल्दी चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। सिंपल सा है, देखिए ये तो कभी होगा नहीं 66, क्योंकि 60 गुना 60 तो आपका 3600 होता है। हम 70 गुना 70 भी कर देंगे तो कितना होगा? 4900 होगा, जो कि मेरा नंबर 5476 है। तो ये तो कभी होगा नहीं। यहाँ ये भी आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा 80 गुना 80 कितना होता है? स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 6400 होता है, जो कि मेरा नंबर इससे कम है। तो ये तो कभी होगा ही नहीं। तो बस अब बताइए 74 या 76? तो साफ साफ दिख रहा है 74 का ही ये स्क्वायर है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो गया 74। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए। क्या बोला आपको? दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था, तो बड़े भाई का वर्तमान आयु कितनी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका एज से। क्या बोला है सोचिए, क्या बोला आपको? दो चचेरे भाइयों के वर्तमान आयु का योग दे दिया, यानी आपका कोई दो भाई का योग दिया। यहाँ बस मैं मान लेता हूँ कि B1 प्लस B2। क्लियर है? ये आपका इसका योग दिया हुआ 54 वर्ष, ब्रदर 1 और ब्रदर 2। क्लियर है? अब आगे क्या बोला आपको? 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। तो चलिए 11 वर्ष पहले हम लोग चलते हैं। तो 11 वर्ष पहले मतलब आपका B1 और B2। यहाँ पास जो बड़ा भाई है वो आपका B1 है और जो छोटा भाई है वो आपका B2 है। क्लियर है? अब देखिए क्या बोला आपको? 11 वर्ष पहले की बात की गई है, मतलब आपका 11 वर्ष पहले। ठीक है? क्या था आपका? बड़े भाई छोटे भाई से 3 गुना थी, मतलब अगर आपका छोटे भाई अगर आपका 1 था तो बड़े भाई कितना था? तो 3 गुना था। क्लियर है? अब देखिए, अब समझिएगा, ये 11 वर्ष पहले की बात की गई है और मुझे वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है? तो 54 वर्ष दिया हुआ है। 54 वर्ष अगर आपका वर्तमान आयु है तो हम लोग 11 वर्ष पहले चलते हैं। ठीक है? 11 वर्ष पहले चलेंगे तो छोटे भाई का और बड़े भाई का 11-11 साल दोनों का होगा, यानी 22 वर्ष को अगर हम इसमें से घटा लेंगे 54 में से, तो मेरा 11 वर्ष पहले का हम चल लाएंगे कि नहीं चल लाएंगे उस समय को एज में? तो जाहिर सी बात है चल लाएंगे। तो 54 में से 22 घटा देंगे, क्योंकि बड़े भाई का 11 वर्ष और छोटे भाई का 11 वर्ष। तो मैं जब इसको घटा दिया तो क्या हो गया आपका? 4 से 2 जाएगा 2 और 5 से 2 जाएगा 3, यानी हो गया मेरा 32 वर्ष। अब देखिए ना, दोनों का रेशियो तो मुझे पता था 11 वर्ष पहले कितना था? 3:1 में था। तो यानी 3:1 कितना हो गया? 4 रेशियो किसके बराबर है? 32 वर्ष के बराबर है। यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। तो बस अब आपको पता चल गया, जो छोटे भाई है वो आपका 8 साल का है और जो बड़े भाई है वो आपका 24 साल का है। अब आपसे क्या पूछा? बड़े भाई का वर्तमान आयु। तो ये तो मैंने क्या निकाला था? 11 साल पहले का निकाला था। अब उसको बस ले आइए प्रेजेंट एज में। तो 11 साल पहले था तो 11 साल बढ़ा दीजिए, तो 24 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सिंपल सा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं था, बस जैसा बोला बस वैसे ही मैंने किया। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए। आपको एक्स का वैल्यू पूछा है आपसे। ठीक है? तो यहाँ पास क्या बोला आपको? 1 1 2 0, ये आपका रूट एक्स है और यहाँ पास आपका 80 दे दिया है। अब आपको इसका वैल्यू पूछा है तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा आपको दिख रहा है जैसे जैसे बोला बस वैसे वैसे कर लीजिए। यहाँ पास मैं एक्स को इधर लेके आ गया और आपका 80 को नीचे ले आया, तो 0 0 ऐसे कैंसिल हो गया और 8 को जब आप इससे भाग देंगे तो कितना हो जा रहा है? देखिए, या फिर एक काम कर सकते हो, आपको x का वैल्यू पूछा, यहाँ पास रूट x है ना। ठीक है? चलिए 8 का इसी से भाग दीजिए, तो 1 आ गया और ये आपका 14 आ गया। अब बस स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका x हो गया, ये कितना हो गया? 196। तो बस x का वैल्यू कितना आ गया? 196। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है। क्या बोला आपको? निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़े और निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? तो n का मान ज्ञात करो। n का मान ज्ञात करो, यानी n का वैल्यू पूछा है। तो देखिए कथन आपका पहला और दूसरा। अब बताइए कौन सा कथन पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। तो पहला कथन आपको मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले भी, कि जब भी आपको डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन दे तो आपको ऑप्शन के तरफ से जाएंगे तो आपको समझ जल्दी आ जाएगा। तो देखिए पहला आपको क्या बोला है? पहला ऑप्शन में केवल कथन 1 पर्याप्त है। तो देखिए पहला अब कथन से आप निकाल सकते हैं n का वैल्यू। तो देख रहे हैं आपको एक समीकरण के रूप में है n² - 20n + 100। तो यहाँ पास आप इसका n का वैल्यू आराम से दिख रहा है, आपको निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। ठीक है? तो यानी आपका कथन 1 पर्याप्त होने वाला है। क्लियर है? अब आपका दूसरा देखिए क्या बोला आपको? केवल कथन 2 पर्याप्त है। तो देखिए आप इस वाले कथन को देखेंगे तो यहाँ पास क्या क्या है आपका? एक n² है, एक x² है, एक y² है। तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते, n भी है और आपका x भी है, आपका y भी है, इतना सारा आपको वैल्यू सब है, तो कभी नहीं निकलेगा एक इक्वेशन से। यानी आपका कथन 2 पर्याप्त नहीं है, और ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2, ये तो होगा ही नहीं, और या तो ये भी होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट केवल कथन 1 पर्याप्त है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका फिर से एक DI से है, तो जल्दी से चलिए आप लोग उसका जवाब दीजिए। यहाँ पास आपका DI में क्या बोला आपको? निम्नलिखित तालिका के अनुसार
2 वर्षों की अवधि में कितने महीने तक सब्जियों के मूल्य समान रहे। यानी आपसे पूछा है कि दे दिया आपको डाटा, आपसे बोला है कि मतलब आपका 2 वर्षों का अवधि में आपसे पूछा है कि कितने महीनों तक सब्जी का जो दाम था वो सेम चला है। क्लियर है? तो अब देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे जनवरी फरवरी आपको पूरा 12 महीने का डाटा दे दी गई है। यहाँ देखिए क्या बोला आपको, प्रति किलो मूल्य वर्ष 1 में, जो आपका वर्ष है आपका 2 वर्षों में, अब प्रति किलो मूल्य वर्ष 2 में, तो ये दोनों वर्ष का दर्शाया है। तो जल्दी जल्दी आपको डाटा देखते हैं। तो आप डाटा को ध्यान से देखेंगे तो आपको अप्रैल महीना में आइए, मार्च में तो आपको दिख रहा होगा, जनवरी में 40 35 30 50 40 35, क्योंकि कोई भी अलग, सबका सब आपका अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। अब मार्च के बाद अप्रैल में जब आएंगे तो देखिए अप्रैल में क्या हुआ आपका 80 80, ठीक है। फिर मई में देखेंगे फिर से आपका 80 80, दाम पूरा सेम चल रहा है। जून में देखेंगे तो फिर 80 80, फिर जुलाई में देखेंगे तो 80 और 80, तो फिर से आपका चला। फिर अगस्त में आया तो क्या हो गया, 50 और 60 हो गया। तो यानी यहाँ पास आपका दाम में फिर आपका अलग हो गया। तो अब बताइए कितने महीने तक आपका ये दाम आपका चला था, सेम दाम। तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्या करते हैं 4 मार देते हैं यहाँ पर, मगर ऑप्शन में है ही नहीं 4, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा आपको ऑप्शन गलत नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए अप्रैल से मई 1 मंथ, मई से जून 1 मंथ, और जून से जुलाई 1 मंथ, तो टोटल कितना हुआ, 3 मंथ तो हुआ। तो आपसे पूछा था कितने महीने तक, तो बस 3 महीने, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस देखने में बड़ा कुछ खास नहीं है इसमें। अभी आपका क्या बोला, आपका क्वेश्चन में आपका एक कियोस्क में चिप्स के विभिन्न ब्रांड है, ठीक है। स्टोर की बिक्री का 70% आलू चिप्स बेचने से आता है, 30% बिक्री अन्य चिप्स का और वेफर्स की है, ठीक है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 12 लाख है, उनकी आलू चिप्स की अनुमति औसत मासिक बिक्री क्या है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आपका स्टोर में विभिन्न तरीके का ब्रांड सब रखे हुए हैं, ठीक है, आपका चिप्स के। अगर उसमें बात करें तो जैसे कि बताया गया डाटा में कि 70% जो आपका बिक्री हो रहा है वो आपका आलू चिप्स बेचने पे आ रहा है, ठीक है। मतलब 70% आपका आलू चिप्स बेचने से हो रहा है, और जो 30% है वो आपका अन्य बिक्री सामान आपके बिक रहे हैं। क्लियर है? ये आपको सिंपल सा डाटा में बोला है। अब आपको क्या बोलते साथ में कि प्रत्येक तिमाही में स्टोर का औसत बिक्री आपको 12 लाख बताया। मतलब अगर बात करें क्वार्टरली की अगर बात करें तो प्रत्येक तिमाह का आपको क्या बोल दिया, वो 12 लाख का आपका औसत वो आपका सामान बेच रहा है। तो आपसे सिंपल सा क्या पूछा है कि आलू चिप्स का अनुमति औसत मासिक बिक्री क्या है। तो आपसे पूछ रहा है आलू चिप्स का जो है आपको बताना है कि मंथली में उसका कितना बिक्री हो रहा है। आलू चिप्स का मंथली पूछा सिंपल सा। तो देखिए अभी आपको यहाँ पास क्या बोला है, 12 लाख तिमाही का बात किया गया, ठीक है। तिमाही मतलब क्वार्टरली की बात की गई यार, आपसे पूछा क्या गया मंथली के बारे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको मंथली में निकालेंगे। तो ये आपका 3 महीने का था, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, तो मेरा कितना हो गया, 4 लाख हो गया। क्लियर है? यहाँ पर सब मेरा 4 लाख का मतलब उसका मंथली सेल है, और जबकि क्या बोल देता 70% आलू चिप्स बेचने से आ रहा है, और आपका उसी का पूछा है, तो बस इसका 70% निकाल दीजिए। और अब बता सकते हैं यहाँ पास आपका आलू चिप्स बेचने से कितना उसका बिक्री हो रहा है। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 7 चौके 28, यानी आपका 2,80,000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका जो टीसीएस आपका जो कुछ क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्चुअल पूछती है वो आपका इसी टाइप से पूछती है क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या बोला आपको, सिर सहित किसी घनक के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो घनक का आयतन कितना होगा। क्वेश्चन समझिए क्या बोला आपको, सिर सहित मतलब आपको कोई वर्टिसेस से 3 सरफेस का एरिया दे दिया हुआ है, 25 32 और 32 मीटर स्क्वायर आपको दे दिया सरफेस एरिया। तो आपसे सिंपल से क्या पूछा, घनक का आयतन बताइए। मतलब आपको क्यूबॉइड का आपसे वॉल्यूम पूछा है, ये पूछा है। तो अब मेरा बात का जवाब दीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई घनक का आपको आयतन निकालना है, तो आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर आप निकाल सकते हैं। क्या क्या, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यानी आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर आपको मिलेगा तभी जाकर आप घनक का आयतन निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पास आपको 3 फलकों का क्षेत्रफल दे दिया है, आपको लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पास आपको पहले क्या करना होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तीनों चीज़ को निकालेंगे तभी जाके आप घनक का आयतन निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन को समझिए, अब मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो आपको क्या बोला है, 3 फलकों का क्षेत्रफल। तो चलिए मैं कोई घनक को बना लेता हूँ, आपको इसी से समझ आएगा अच्छे से। तो ये कोई घनक हो गया, आपको 3 फलकों का क्षेत्रफल मतलब कोई 3 सरफेस का आपको एरिया दे दिया। मैं मान लेता हूँ ये आपका कोई सरफेस होगा, ये कोई एक सरफेस होगा, और कोई एक सरफेस ये हो सकता है, ठीक है। कोई भी आपका सरफेस है। तो यहाँ पास आपको मैं जो पहला वाला आपको दिख रहा होगा, जो टॉप पे आपका सरफेस है,
उसका मान लीजिए अब क्या क्या दिया था, 25, 32, 32। तो भैया कोई तो 25 मीटर का आपका सरफेस होगा ना। तो आपको पता होगा, अगर मैं कोई एक आयत की बात करूं, मतलब कोई रेक्टेंगल की बात करूं, तो रेक्टेंगल में आपका क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। इसमें सिर्फ हाइट नहीं होता है, जिसका कारण आपका ये ऐसा नहीं होता। अगर आपका हाइट हो जाएगा तो ये भी तो आपका एक रेक्टेंगल भी तो आपका क्यूबाइड हो जाएगा ना। बस इसमें हाइट नहीं रहता है, बात को समझिएगा। तो ये जो मेरा ऊपर वाला जो सरफेस होगा, इसमें सिर्फ क्या है, तो लेंथ और ब्रेथ ही होगा, और उसी का मुझे क्षेत्रफल दे दिया। तो देखिए जब 25 मीटर स्क्वायर आपका अगर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या हो रहा होगा, जाके ये आपका 25 मीटर बन रहा होगा। तो आपका दिमाग में एक ही चीज क्लिक कर रहा होगा कि 5 गुना 5, यानी जो उसका लेंथ और चौड़ाई, मतलब अगर लंबाई और चौड़ाई जो हो रहा होगा वो 5-5 मीटर का हो रहा होगा, तभी जाके आप उसका क्षेत्रफल 25 मीटर बता सकते हैं। तो चलिए, जब आपको पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई 5 मीटर तो जरूर होगा, तो आपको लंबाई चौड़ाई तो मिल गया, मगर अब आप ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तब आपको एक चीज तो और बोला था कि 32 मीटर स्क्वायर वाला भी सरफेस है। तो अब देखिए मुझे पता चल गया कि लंबाई चौड़ाई 5 मीटर है। तो अब देखिए ये जो मेरा बगल वाला, अगर मैं इसका बात करूं सरफेस का, तो इसका तो आपको एरिया पता है कि ये 32 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और यहां पास ये सरफेस का भी तो लंबाई और चौड़ाई होगा, बात समझिएगा। ये सरफेस का भी तो लंबाई चौड़ाई होगा। इसका जो लंबाई और चौड़ाई होगा, जिस इसका मतलब ये सरफेस का जो चौड़ाई होगा, वो मेरा ये घनम में क्या का काम कर रहा है, तो वो मेरा ऊंचाई का काम कर रहा है। बात समझिएगा, ये वाला जो चीज है वो क्या है, मेरा ऊंचाई है ना। तो ये वाला जो मेरा सरफेस का आपका लेंथ और ब्रेथ जो होगा, वो क्या का काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। और जब मुझे पता है कि 32 ये आपका मीटर स्क्वायर इसका सरफेस है, और मुझे पता चल गया कि जो ऊपर वाला का सरफेस से कि लेंथ और ब्रेथ मेरा 5-5 मीटर है, तो आप ही बोलो, मैं उसके सब सारा चीज़ को हटाता हूँ, ठीक है। तो आप ही बोलो, जब मैं आपको एरिया दे दिया 32 मीटर है, और आपको लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको लेंथ भी पता है कि मेरा 5 मीटर है, तो आप यहाँ से ब्रेथ नहीं निकाल सकते। जब ब्रेथ निकालेंगे तो वो वाला जो मेरा जो सरफेस होगा, वहाँ पास ऊंचाई के रूप में कौन काम करेगा, वही ब्रेथ काम करेगा। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो बस आप जब 5 से इसको भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6.4। तो यहां पास मेरा ये तो वो सरफेस का चौड़ाई हो गया मेरा क्या, 6.4 मीटर स्क्वायर, मतलब 6.4 मीटर हुआ, ठीक है। मगर ये वाला मेरा घनत्व के लिए क्या काम कर रहा है, तो ये मेरा ऊंचाई का काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया। तो बस अब आपको पता चल गया तीनों। अब कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखाया तो लेफ्ट साइड से, आप कहीं से भी लीजिए, बात घुमा फिरा के आपका वही पड़ने वाला। तो यहां पास मेरा क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये क्या आ गया मेरा 5 मीटर, और एक तो मेरा ऊंचाई क्या आ गया, तो ऊंचाई तो आपका वही रहेगा, मतलब आपका 6.4। तो बस यहाँ पर आपको सॉल्व कर लीजिए, 25 हो गया, और 25 को 6.4 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा आपका, ये 160 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वरना अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो इसको गुना कर लेंगे, तो फ्रेंड्स ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका सलीकरण से। तो जल्दी चलिए इसका जवाब दीजिए, मुझे जल्दी से एकदम जवाब दीजिए। तो देख लीजिए फिर से आपका क्या है, पहले आप देखिए बार है, पहले बार को सॉल्व करेंगे तो 7 6 13 हो गया। यहाँ आपका 9 से माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया आपका, ये 4 हो गया। फिर देखिए 29 है और -4 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 33 हो गया। अब 51 से 33 जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा आपका, 17 और 1 18। क्लियर है, यानी 18 तो होगा ही होगा, यानी आपको 162 को 18 से भाग देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी से। क्या बोला आपको, यदि त्रिभुज का कोण 1:2:3 अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं त्रिभुज, यह आपका पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जो कि आपको रेशियो में दे दिया, यानी आपको 1:2:3 अनुपात पूरा है आपका 180 डिग्री। तो ये एक्स एक्स मान लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तीनों कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 6, यानी 6x का वैल्यू आपको 180 दे दिया। तो x का वैल्यू क्या होगा, 30। तो आपसे क्या पता, सबसे छोटा कोण यानी 1x, तो 1x क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी से। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। क्या बोला आपको, 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूते के एक जोड़े की बिक्री 2059 रुपये में की। जूते का क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, कोई ऋषि है अपना जूता सेल कर रहा है, 16% के लाभ में सेल किया, कितने में टोटल, 2059 रुपये में। तो आपसे क्या पूछा, जूते का क्रय मूल्य बताएं। तो देखिए आपको पता होगा जूते का जो भी क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 100% होगा। अब यहाँ पास आपका ऋषि क्या कर रहा है, 16% लाभ में बेचा है,
यानी आपको 16% लाभ में बेचा, यानी कितना में टोटल बेचा होगा, तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी आपका 116% में बेचा होगा पूरा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आपको क्या दे दिया, तो 2059 रुपये। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य का, यानी 100% का वैल्यू बता दीजिए। तो ये आपका 116 नीचे आ गया और गुना 100। अब यहाँ से को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका कितना आ गया, 58, 2 116 हो गया, ये आपका 50 आ गया, फिर आपका 25 बार में आ गया, ये आपका 29 बार में आ गया। अब तो कटेगा नहीं, अब यहाँ से काट लेते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से सत्ते मतलब 29 सत्ते कितना, तो 203 होता है। तो यहाँ पास आपका 7 बार में हो गया, और 2 और 9 ये 1 बार में हो गया। तो 71 गुना 25 कितना हो गया, तो ये देख सकते हैं 25 से कम 25 हो गया, 2 25 सत्ते 175 और 277, यानी इसका आंसर हो गया 1775, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए। क्या बोला आपको, दिव्या अपने कुल वेतन का 45.5% बचाती है, उसकी बचत का हिस्सा दशमलव में बताएं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना बचा रही है, तो 45.5% बचा रही है। यह प्रतिशत में आपसे क्या पूछा, दशमलव में बताइए, मतलब प्रतिशत को हटा दीजिए। तो आपको पता होगा प्रतिशत को हटाते तो क्या करते हैं, बटा 100 करते हैं। तो बस इसको अब इसको कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए 45.5 है और 2 जीरो आपका जब ये हटेगा तो क्या होगा, तो यह ऊपर में क्या जाएगा, 0.455। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका क्या, 0.455। तो यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 0.455, जीरो तो आपका कोई वैल्यू उसका फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए, समय और कार्य से है। तो यहाँ पास क्या बोला आपको, ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वो तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में कर रहे हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये आपका 15 दिन में किए, और सी और ए मिलके आपका 12 दिन में कार्य को कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो यहाँ तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो गया, यानी आपका अब ए और बी कितने एक दिन में काम कर रहा है, मतलब आपका जब 10 दिन में आपका काम खत्म कर सकता है, तो ये आपका एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी सी 4 काम कर रहा है, और सी ए 5 काम कर रहा है। तो अब देखिए ये सभी का मुझे काम पता चल गया। तो देखिए अगर मैं ये तीनों का जोड़ दूं, मतलब ये सभी का जोड़ दूं, बात समझिएगा, सभी को मैं जोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखिए 2 ठो ए है, 2 ठो बी है, 2 ठो सी है। तो यहां से आपका 6 4 10 और 10 4 15 काम हो रहा है, मगर कब, जब आपका 2 ए 2 बी 2 सी, मतलब अगर सभी लोग आपका डबल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, मतलब 2 2 होके काम कर रहे हैं। तो अब बात समझिएगा, ए बी सी अब मेरा कितना मिलके कर रहे हैं, तो ये आपका 15 काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना डबल क्षमता से अगर कर रहे हैं तो अब मेरा कितना टोटल काम है, तो 60 काम है। जब आप 15 को भाग देंगे 60 से तो कितना हो गया, 4 दिन हो गया। तो ये 4 दिन कब हुआ, जब आपका डबल इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। तो यहाँ आपसे ये नहीं बोला कि डबल इफिशियंसी में काम कर रहे हैं, यहाँ पर से पूछा सिंपल सा, ये तीनों मिलकर अगर आपका काम करे तो कितना होगा। तो बस ये 2 को यहाँ पर क्या होगा, ये जाहिर सी बात है, जब आपका सिंगल इफिशियंसी में काम करेंगे तो क्या होगा, इसका गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 8 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पास आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। यहाँ पास क्या बोला आपको, 0.0324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बताइए आप लोग किसका स्क्वायर है, सिंपल सा देखिए 0.0324। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा पॉइंट से, तो क्या कीजिए, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो लग जाएगा, 2 3 4। अब देखिए 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है, और नीचे आपका क्या है 10,000 है, तो 10,000 किसका स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर है। तो बस अब सॉल्व कर लीजिए, 18/100 कितना हो जाएगा आपका 0.18। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो जिस तरीके से आप बना सकते हैं, बस कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। यहाँ पास क्या बोला आपका, एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, यदि उसमें से एक लड़कियों को जिसका आयु 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए तो लड़कियों का आयु का औसत 2 माह कम हो जाता है, नई शामिल हुई लड़की का आयु कितनी होगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई स्कूल में आपको बोल दिया 20 गर्ल्स है, जिसमें से आपको बोल रहा कोई एक गर्ल्स को रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है, जिसका उम्र कितना बताया गया, 18 वर्ष बताया गया है। तो बोल रहा जो भी लड़की से इसको रिप्लेस किया गया है, तब जब आपका 18 वर्ष की लड़की जब हटती है और जो दूसरी लड़की आ रही है नई लड़की, उसके बाद उसका औसत क्या हो जा रहा है क्लास का, तो 2 महीने कम हो जा रहा है। ठीक है, वर्ष का मतलब आपका 2 महीने कम हो जा रहा है उन लोगों का आयु का औसत। तो अब आपसे पूछा है कि नई शामिल हुई लड़की का आयु औसत कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आप समझिएगा, यहाँ पर सिंपल से सोचिए ना आप, अगर मैं जो नई लड़की आ रही थी, अगर मैं उस जगह पे 18 वर्ष की ही नई लड़की आ रही थी, अगर आपका जाती, ठीक है, और ये आपका 18 वर्ष की ही लड़की अगर आती, तो फिर क्या क्लास का आयु औसत कुछ भी कम या ज़्यादा होता है, तो नहीं होता।
सिंपल सा बात समझ आ रहा है कि जब आपका 18 साल का जाएगी या फिर आपका 18 साल का ही कोई आपका गर्ल्स आएगी तो क्लास का कोई भी आपका औसत में चेंजेस नहीं होगा। मगर यहाँ पास क्या हुआ, 2 महीने के चेंजेस हो गई। तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि जो 20 लड़कियों की थी तो उसका आपका 2 महीने कम हो गया सभी में से। तो 20 लड़कियों का अगर मैं 2 महीने से अगर आपका गुना कर दूं, मतलब 2 2 महीने सभी के तो कम हुए हैं ना। तो यहाँ पास आपका 20 दुए कितना हो गया, 40, यानी 40 मंथ आपका कम हो गया। बात को समझ गए। और मेरा ये 18 वर्ष की लड़की थी। तो यहाँ पास अब आप सोचिए, ये जो आपका 18 वर्ष की लड़की आती तो कोई भी आपका चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ पास आपका 40 मंथ का आयु लॉस हुआ है। तो सोचिए ना, आप सोचिए 40 मंथ का अगर आपको लॉस हुआ है तो ये 40 मंथ कितना हुआ, तो 12 तिया 36, यानी 3 साल 4 महीना, यानी इतना कम वर्ष की लड़की आई होगी, जाहिर सी बात है। तो ये आपका 18 साल का लड़की को रिप्लेस किया था और ये इतना का लॉस हुआ आप लोगों को, मतलब उस क्लास में लॉस हुआ है। तो बस यानी आपका कितने उम्र की लड़की होगी वो जो नई लड़की आई है, तो इसको आपका 18 वर्ष में घटा देंगे, सिंपल सा। तो जब आपका 18 साल में आप 3 साल 4 महीना जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका कोई नया साल तो टूटेगा, तो जो कि आपका 12 महीने का साल होता है, तो 4 जब घटेगा तो क्या होगा, 8 महीने होगा। तो यहाँ ऑप्शन में ही आप देखो पता चल गया 8 महीना 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष 8 महीने की वो नई लड़की है। जब वो आई तो आपका 2 महीने का औसत सभी का घट गया। ठीक है, तो बस सिंपल सा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझने का देरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जब पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ आपसे क्या पूछा है, देखिए, शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछाई ऊंचाई क्रमश 16 मीटर अब 5.6 मीटर है। यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी है हो तो तंबू का निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास आपका अच्छा क्वेश्चन कब होता, जब यहाँ से आपसे पूछा रहता तो तंबू का निर्माण के लिए कितने लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका ये छूट गया है, आपसे यहाँ पास पूछना चाहिए था कितने लंबे कपड़े की। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ एरर नहीं है, बस इतना है कि इस जगह पे पूछा जाना चाहिए कि कितने लंबे कपड़े की जरूरत पड़ती। तो आपसे आप समझिएगा, कोई ये आपका तंबू होगा, आप लोग जानते होंगे ये आपका शंकु के शेप में होता है। तो आपको क्या बोल दिया, व्यास और तिरछी ऊंचाई दे दी गई है। तो व्यास मतलब आपको डायमीटर दे दिया जो कि आपका 16 मीटर है, ये आपका डायमीटर है। और जो तिरछी ऊंचाई कितना है, तो ये आपका 5.6 है। तो देखिए मेरे को पता पहले करना होगा कि वो तंबू में कितना कपड़ा लगेगा। तो आपको पता होगा सरफेस एरिया क्या होता है आपका, πRL। तो यहाँ पास निकाल लेंगे जल्दी से। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा, अगर आपका व्यास 16 है तो ये आपका रेडियस कितना हो जाएगा, बटा 2, तो ये हो गया आपका 8 गुना, और आपका एल कितना है तिरछी वाला, तो ये है आपका 5.6, तो ये आपका 5.6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से काटेंगे, ये आपका पॉइंट हो गया, आपका 8 गुना 0.8 कितना हो गया आपका 6.4 इंटू 22। क्लियर है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, आ जाएगा आपका 140.8। क्लियर है, तो इसका आ गया आपका 140.8। अब आपको ये कितना, यानी आपको 140.8 मीटर कपड़े की जरूरत है। आपको क्या बोल दिया, यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी है, मतलब जो तंबू का आपको बोला है चौड़ाई आपको 4 मीटर रखना है, तो लंबाई कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है, आप सोचिए ना, मैं इसको हटाता हूँ। जब आपका बोल दिया है, जब आपको जरूरत है आपको 140.8 मीटर कपड़ा की, और चौड़ाई बोल दिया है कि आपको 4 मीटर की चाहिए, तो आपसे पूछा है लेंथ कितना होगा। तो आप लोगों को पता, जो भी तंबू कपड़ा होगा उसका आपको क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ होगा ही होगा। तो बस आपसे लेंथ पूछा था, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 से बस इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 70। देखिए ना, ये सिंपल सा हो गया। 70 जब 2 से भाग करेंगे तो 70.4 हो गया, फिर इसको और 2 से भाग करेंगे तो क्या हो गया 35.2, यानी इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी। तो इतना मतलब 35.2 लंबाई मीटर वाले कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी तंबू के लिए। क्लियर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या बोला आपको, नरेश और सुपर्णा का वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो नरेश का वर्तमान आयु डैश वर्ष है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है, नरेश है, और सुपर्णा का क्या बोला आपको वर्तमान आयु, तो 7:3। अब बोल रहा 3 साल बाद उनका क्या हो जाएगा आयु, तो 2:1 हो जाएगा 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 ईयर आफ्टर की बात की गई है, 3 साल बाद। तो मैंने आपको क्या बताया था कल ही के, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में, कि क्या बताया था, उम्र में कभी भी डिफरेंस चेंज नहीं होता, चाहे 10 साल बाद हो चाहे 20 साल बाद हो। तो यहाँ देखो शुरू में क्या बोला था, इन लोगों का रेशियो में कितना डिफरेंस दिख रहा है, 4 का अंतर दिख रहा है। और अब 3 साल बाद कितना डिफरेंस दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा होगा 1 का डिफरेंस। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी उम्र में डिफरेंस नहीं होता, जितना आपका डिफरेंस है वो 10 साल बाद भी वही डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पास आपका देखिए 4 का डिफरेंस था, तो यहाँ 4 से डायरेक्ट गुना कर लेंगे। तो 4 2 8,
4 एकम 4। अब देखिए कितना का अंतर हो गया, तो ये हो गया 4 का। अब दोनों जगह मेरा 4 हो गया, यानी अब मेरा परफेक्ट हो गया। तो अब देखिए वर्तमान में क्या था आयु, तो 7:3 था, और 3 साल बाद क्या हो जा रहा, तो 8:4 हो गया। तो यानी देखिए नरेश का जो था 7 रेशियो था वो 8 रेशियो हो गया, यानी 1 रेशियो का बढ़ोतरी कितना हो रहा है, 3 साल में हो रहा है। मतलब 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो गया, 3 साल हो गया। अब आप बता दीजिए ना, आपसे क्या पूछा है, नरेश का वर्तमान आयु, मतलब 1 रेशियो 3 साल के बराबर है, तो 7 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 21। सिंपल सा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग अब इसको ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पास आपको क्या बोला है, यहाँ पास आपको 4 इक्वेशन दिया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास आपको 4 इक्वेशन दिया है और आपको क्या पूछा है, महत्तम संप्रवर्तक ज्ञात करें। क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ पास आपको 4 इक्वेशन देके थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, बाद बाकी आपका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए कोई भी आपको समीकरण को यानी कोई भी इक्वेशन को पहले आप उठाएंगे, जैसे कि मैं बात करूँ 9x² - 12x + 4, आपको क्या करना होगा, पहले इसका रूट निकालना होगा, यानी पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, फिर ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा जो बचे 3 को, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तब जाके आप कॉमन लेंगे, वही आपका महत्तम संप्रवर्तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अगर आपको महत्तम संप्रवर्तक का कॉन्सेप्ट पता है, यानी आपको पता है कि ये हम लोग निकालते क्या है, तो आप इसको ईजिली ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 4 का महत्तम संप्रवर्तक क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 2 होगा। क्लियर है, तो आप सोचो ये जो मेरा जो 2 होता है वो क्या होता है, वो 2 को भी भाग दे देता है और 4 को भी भाग दे देता है। क्लियर है, बात को समझ रहे हैं। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास ऑप्शन को उठाता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो जा रहा है, फिर कौन सा आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, कोई सा भी आप समीकरण को उठा सकते हैं। तो यहाँ पास मैं एक छोटा सा समीकरण ले लेता हूँ जिससे मेरा कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो यहाँ पास क्या आपका 3x² - 2x। क्लियर है, तो ये मैंने इसको ले लिया। अब आपको इसको हम लोग सभी को एक एक करके डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला क्या आपका x - 2 है, तो जब बताइए अब मैं x - 2 से इसको भाग दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, तो देखेंगे ऑफकोर्स अब आप यहाँ पास कर ही नहीं सकते इसको भाग। अगर आप इसको देखिए यहाँ पर अगर आप इसको x को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3x - 2। अब आप बोलो x - 2 से इसको भाग दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, तो जाहिर से दिख रहा है ये नहीं दे पाओगे, तो यानी मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, फिर उसी तरीके से देखोगे x - 4 आपका इसको भाग दे पाएगा, तो नहीं दे पाएगा, साफ साफ दिख रहा है, कभी तो दे ही नहीं पाएगा इसको भाग। क्लियर, तो मेरा ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखिए 3x - 2, अब आप देखो 3x - 2, अब आप देखो इसको भाग दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पास अभी मैंने कॉमन ले लिया था x, यहाँ पास ब्रैकेट में क्या है 3x - 2 और नीचे में क्या है 3x - 2, तो ये तो कट जाएगा ना, यानी x टाइम में कट जा रहा है, यानी मेरा ये इसको भाग दे दे रहा। अब इसको भी लास्ट चेक कर लो 3x - 4, अब आप देखो ये इसको डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो साफ साफ दिख रहा 4 है तो कभी डिवाइड करेगा ही नहीं। तो बस इसका आंसर क्या होगा आपका 3x - 2, यानी इसका ये महत्तम संप्रवर्तक ये हो गया। क्लियर है, तो कोई जरूरत नहीं था आपको लॉन्ग प्रोसेस से जाने के। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ के बना सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन मेरा आज का खत्म होता है और यहाँ पास मेरा आज सेट नंबर 7 भी खत्म होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, और यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।